चलिए बेटा देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग एपी में थे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में, है ना, और उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना स्टार्ट किया था हमने। सिर्फ एक प्रॉपर्टी शायद मैंने बताई थी, एक या दो प्रॉपर्टी बताई थी। देखिए ध्यान से, बाकी प्रॉपर्टीज़ को आज डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखना बेटा, प्रॉपर्टीज़ बहुत काम की हैं, इसलिए प्रॉपर्टीज़ काम की हैं क्योंकि इन प्रॉपर्टीज़ पर बेस कई क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, फिर अपन को मज़ा भी आएगा। ध्यान देना। चलो, अब हम देख रहे थे सर प्रॉपर्टीज ऑफ एपी एंड एपी। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए बात कर रहे हैं बेटा, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या क्या हैं, तो देखो बेसिक प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहली चीज़, फर्स्ट, इफ़ एक दो प्रॉपर्टी मैं कल बता चुका था, है ना, उसे भी नोट करके रखिएगा। इफ़ A1, A2, A3 अप टू AN आर इन AP। बेटा यदि कभी आपके पास, ध्यान से समझिएगा, सारी प्रॉपर्टीज़ को ध्यान से समझिएगा, आपको ये सब चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेंगी। अभी मैं प्रॉब्लम्स करवाऊंगा, ध्यान से सुन क्या बोल रहा हूँ। इफ़ A1, A2, A3 अप टू AN, मान लो ये सारे जो है ये सब AP में दिया हुआ है, आपको प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि ये AP में है, तो हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है कि यदि इसमें एक पर्टिकुलर नंबर को प्लस किया जाए या माइनस किया जाए, तब भी वो AP ही रहता है, वो चेंज नहीं हो जाता। तब भी वो AP ही रहता है, वो चेंज नहीं हो जाता। जैसे मान लो मैंने बोला कि कभी 1, 2, 3, 4, 5 देखा जाए तो ये AP है। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। अब यदि मान ले बेटा इसमें मैंने 3 को ऐड करना स्टार्ट किया सारे टर्म्स में, पहले में 3 को ऐड किया तो कितना बनेगा, 1 + 3 4, इसमें भी 3 ऐड किया तो 5, इसमें 3 ऐड किया तो 6, इसमें 3 ऐड किया तो 7, इसमें 3 ऐड किया तो 8। तो ये जो 4, 5, 6, 7, 8 आ रहा है ना बेटा, ये भी तो तुमको AP ही दिख रहा है, मतलब ये भी अपने आप में AP है। अच्छा, यदि मान लो उसी 3 को मैं माइनस करता सब में यहाँ से, तो 1 - 3 करता तो -2 आता, फिर 2 - 3 करता तो -1 आता, 3 - 3 करता तो 0 आता, 4 - 3 करता तो 1 आता, 5 - 3 करता तो 2 आता, और यहाँ पे भी देखो कि कॉमन डिफरेंस सेम है। तो हम लोग ये बोलते हैं कि कभी भी यदि हमने बोला है कि A1, A2, A3 अप टू AN ये पूरा AP है, तो बेटा यदि इसमें एक पर्टिकुलर नंबर को मान लीजिए देन A1 + K, A2 + K, और इसी तरीके से AN + K। अब इस तरीके से जो आपको मिलने वाला है आर ऑल्सो इन AP, मतलब इसमें जो भी चीज़ आपको मिलेगी ना बेटा वो भी हमारे लिए AP ही होगी। मतलब समझे, देखो ध्यान से, A1, A2, A3 अप टू AN, यदि मान लीजिए मैंने बोला ये सब AP में है, A1 से लेके AN तक के जो नंबर्स हैं वो सब मिलके AP बना रहे हैं, तो यदि मैं एक पर्टिकुलर नंबर K को सब में ऐड कर दूं तब भी वो AP ही होता है, और यदि मैं उसी K को माइनस कर दूं सब में से, सारे नंबर में K को माइनस कर दिया जाए, तब भी वो AP ही होता है। तो हम लोग ये बोलते हैं कि K को प्लस करने से, एक पर्टिकुलर नंबर को प्लस करने से या माइनस करने से वो चेंज नहीं होता, मतलब वो AP ही रहेगा। तो ये प्रॉपर्टी बड़े काम की है। कई बार हमें प्रूफ करने के समय पे हमें हमारा मन होगा तो हम पर्टिकुलर किसी नंबर को ऐड कर देंगे सब में और बोलेंगे कि वो AP ही रहेगा, और उस तरीके से हम प्रूफ करेंगे। हम करने वाले हैं, क्वेश्चन करेंगे बेटा। पहले मुझे बताइए कि आपको ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, प्रॉपर्टी समझ में आई क्या? यदि ये प्रॉपर्टी क्लियर है तो मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलो। अभी से चल देखो ध्यान से, अब बेटा देखिए नेक्स्ट वाला, अब नेक्स्ट वाला फंडा देखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला फंडा बेटा ध्यान से समझना कि नेक्स्ट फंडा हमारे लिए क्या है कि इफ़ A1, A2, A3 अप टू AN यदि मैंने बोल रहा है कि वो सब AP में है ना, तो मैं बोलूँगा कि यदि मैं उसमें पर्टिकुलर नंबर K को प्लस करूँ या माइनस करूँ तब भी वो AP में ही रहता है। तो अगला वाला फंडा देखो इसी तरीके से, है ना, इसी में सेम चीज़ में मैं ऐसा बोलता हूँ कि यार चलो अलग से ही लिख देते हैं। फिर से बोला मैंने बेटा इफ़ A1, A2, A3 अप टू AN आर इन AP। बेटा यदि वो आपसे बोलता है कि सर ये सब मिलकर के AP बना रहे हैं, तो यदि मान लीजिए ये सारे मिलकर के AP बनाते हैं, तो हम फिर से क्या बोलते हैं मालूम, ध्यान से देखिएगा। आप एक पर्टिकुलर नंबर K को यदि मैं सब में मल्टीप्लाई करूँ देन, तो मैंने बोला A1 के, A2 के, A3 के और AN के आर ऑल्सो इन AP। ध्यान देना बेटा
कि यदि आप सारे नंबर को एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, मान लो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया सबको, तब भी वो AP ही रहेगा। जैसे देखो ध्यान से समझना, यदि मैं बोलने जाऊँ कि 1 2 3 4 5 है ना, यदि मान लीजिए 1 2 3 4 5 मैंने लिखा, अब यदि मैं सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना बनेगा 3, ये बनेगा 6, ये बनेगा 9, ये बनेगा 12, ये बनेगा 15। तो बेटा देख ऊपर वाला यदि AP था तो ये जो नीचे मेरा नया बन के आया बेटा ये भी तो AP ही है ना, तो ये भी मेरे लिए AP ही रहता है। तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि यदि पर्टिकुलर नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो भी वो सीक्वेंस आपके लिए AP ही रहेगा। मतलब आपका मन करे तो आप एक पर्टिकुलर नंबर को मल्टीप्लाई कर देना सब में। अच्छा, जैसे यदि मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो सोचो एक चीज़ फिर से, यदि मैं डिवाइड करने जाऊँ तो मैं इसी में एक और चीज़ बोलता हूँ, और A2 बाई सॉरी बेटा देखिएगा ध्यान से, A1 बाई के, A2 बाई के, A3 बाई के, है ना, और AN बाई के आर ऑल्सो इन AP। मतलब यदि आप एक पर्टिकुलर नंबर K से सबको डिवाइड भी कर देते हो तब भी वो AP ही रहेगा। मतलब आप सबको एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तब भी AP है, डिवाइड कर दीजिए तब भी AP है, तो उससे कोई चेंज नहीं आता। तो ये मेरी एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। क्या ये नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी क्लियर हुई? तो नेक्स्ट और अगली वाली प्रॉपर्टी पे आऊँ। अब देखिए, अब ध्यान देना, अब नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी पे चलिए बेटा। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि मैं ऐसा बोलने जाऊं, देखो अभी मैंने बोला, ध्यान देना बेटा, इफ जो भी प्रॉपर्टी नंबर है आप लिखते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैंने बोला इफ A1 A2 A3 अप टू AN, है ना, A1 A2 A3 अप टू AN एंड B1 B2 B3 अप टू BN आर इन AP। ध्यान से समझिएगा बेटा, ध्यान से समझिएगा, इस प्रॉपर्टी को बड़ा ध्यान से समझिएगा। मैंने बोला कि दो सीक्वेंस अलग अलग दिए, मैंने दो प्रोग्रेशंस दिए हैं आपको। पहला प्रोग्रेशन दिया ना A1 से लेके AN तक का, मैंने बोला ये भी AP है, और B1 से लेके BN तक का जो बोला ये भी AP है। तो मान लो ये भी एक AP है और ये भी AP, मतलब दो AP आपको एक साथ दे दिए गए। अब दो AP यदि आपको साथ में देता है ना, तो देखिए ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं फर्स्ट कंडीशन लिख रहा हूँ देन करके, है ना। हम क्या बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा, यदि ये दोनों AP हैं तो दोनों के फर्स्ट टर्म को ऐड कर दीजिए। A1 के साथ में हमने क्या ऐड किया, B1। दोनों के सेकेंड टर्म्स को एक साथ ऐड कर दीजिए, तो A2 के साथ में क्या ऐड किया, B2। फिर A3 के साथ में B3, और इसी तरीके से AN के साथ में BN। तो मैं क्या बोलता हूँ मालूम है, ध्यान से देखना, यदि वो दोनों सेपरेटली AP थे तो उनके सारे टर्म्स को ऐड करके जो नया वाला प्रोग्रेशन बनेगा मेरे पास, ऐसा, ये भी आर ऑल्सो इन AP, तो ये भी AP ही फॉर्म करेगा। मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आता, वो भी अभी भी AP ही फॉर्म करता है, ठीक है। तो देखो, मतलब आप इन दोनों को आपस में प्लस करके अगला AP बना सकते हैं। अच्छा देखिए वहीं पे नेक्स्ट वाली चीज़ क्या, यदि मान लीजिए मैं इसी में माइनस करता, A1 में से B1 को माइनस करता दोनों को, तो फर्स्ट वाले माइनस किए, सेकेंड वाले माइनस किए आपस में, थर्ड वाले आपस में माइनस किए, तो इसी तरीके से nth वाले को भी माइनस किया, तो मैं बोलूँगा ये भी AP में ही रहेगा, आर ऑल्सो इन AP। मतलब क्या बोला मैंने कि भैया यदि मैं सारे टर्म्स को आपस में माइनस कर दूं, कि पहले वाले में से पहला माइनस हुआ, दूसरे में से दूसरा, तीसरे में से तीसरा, तब भी वो AP ही फॉर्म करेगा, ठीक है। चलो ये भी मेरा एक आंसर आया। अगली चीज़ देखो, एक तरीका होता है जब हम प्लस करते हैं, दूसरा तरीका जब हम माइनस करते हैं, तीसरा तरीका देखो, एक ऑप्शन ये भी निकल के आ सकता था ना मेरे पास कि यदि मान लीजिए मैं इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करता, तो A1 B1 पहले टर्म को मल्टीप्लाई किया, A2 B2, A3 B3, और इसी तरीके से AN BN। अब यदि मैं इसके लिए बोलने जाऊँ कि यार अब ये क्या बनाएगा, तो ज़रा सोचते हैं, एक बार बताएंगे। एक और केस हो सकता था आपस में बेटा कि मान लीजिए फर्स्ट वाले को सेकेंड वाले से डिवाइड कर दिया, A1 अपॉन B1, A2 अपॉन B2, A3 अपॉन B3, और इसी तरीके से AN अपॉन BN। अब बेटा मैं ये बोलता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कि अब ये जो चीज़ें हैं आपस में ये क्या बना रही हैं। तो देखो मैंने क्या बोला कि जैसे A1 A2 A3 अप टू AN, B1 B2 B3 अप टू BN, ये दोनों आपस में AP थे, तो उन दोनों AP के करस्पॉन्डिंग टर्म्स, मतलब पहले में से पहला, दूसरे में से दूसरा, दोनों को ऐड करके बनाओगे तो भी वो AP बनता है, माइनस करके बनाते हो दोनों को आपस में तो भी AP बनता है। लेकिन यदि मैं इसके अलावा मल्टीप्लाई करने जाऊँ कि इनको मल्टीप्लाई किया, A1 B1
A2 B2 A3 B3, तब जो मिलेगा ना आर नॉट इन AP। समझ में आया? तो ये जो मल्टीप्लिकेशन से बनते हैं वो कोई AP नहीं फॉर्म करते, तो गलत फहमी मत पालना, मल्टीप्लिकेशन पे AP नहीं मिलेगा। इसी तरीके से यदि मान लो फर्स्ट वाले A1 में B1 को डिवाइड किया, A2 में B2 को, A3 में B3 को, इस तरीके से, तब भी आर नॉट इन AP, मतलब ये मिलकर के AP को फॉर्म नहीं करते हैं। तो समझ में आया? यदि प्लस माइनस करते हो तो AP बनता है, बट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हो तो AP फॉर्म नहीं होगा। तो कभी ऐसा मत करना। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं। मुझे बताइए क्या ये प्रॉपर्टी भी क्लियर हुई? अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, ध्यान देना, अब ध्यान से समझिएगा बेटा। अभी जो प्रॉपर्टीज़ अगली वाली देखने वाले ना, देखिए ये 3 प्रॉपर्टीज़ हमने अभी देखी है, बाकी की 1-2 प्रॉपर्टीज़ तो मैंने आपको कल ही समझा दी थी। और अभी जो देख रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो भी ज़रा सुनते चलो, है ना, सिर्फ सुनते चलना। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर हमने अभी क्वेश्चंस नहीं करे हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज़ आप देख लीजिए उसे एक बार, ठीक है? फिर हम अभी प्रॉब्लम्स में अप्लाई करेंगे उसे। क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। 4th प्रॉपर्टी, 3 टर्म्स इन AP। अब देखो ध्यान से मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान समझना। आपको कई बार प्रॉब्लम ऐसा आएगा कि 3 टर्म्स हैं जो AP में हैं, तो हमें ये लगता है कि सर वो 3 टर्म्स हम माने कौन से। एक तरीका है कि पहला वाला A बोलो तो दूसरा वाला A+D, तीसरा वाला A+2D हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं ना बेटा, उस तरीके से। एक तरीका मेरे पास यही चलता है कि मैं A+D और A+2D लिखने जाऊँ, और एक दूसरा तरीका होता है जहाँ पे हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन से ईजी पड़ती है। मैं बताता हूँ आपको प्रॉब्लम कैसे होता है। वो आपसे ऐसा बोलता है कि 3 टर्म्स AP में हैं, उनका सम 100 आ रहा है, उनका प्रोडक्ट 200 है, तो वो तीनों टर्म्स फाइंड करिए, वो तीनों टर्म्स फाइंड करिए। तो एक तरीका होता है कि यदि मान ले मैंने फर्स्ट टर्म A लिया AP का, तो सेकेंड टर्म हो जाएगा A+D, थर्ड टर्म हो जाएगा A+2D। लेकिन बेटा जब हम इसमें तीनों को ऐड करने जाएंगे और मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ चला जाता है, थोड़ा सा टफ जाता है। उनको सिंपल बनाने के लिए हमसे बोला गया, हमसे एक लॉजिक दिया गया है यहाँ पे कि यदि कभी भी आपको AP में 3 टर्म्स मानने हैं, ध्यान से समझिएगा, मैं आपको 3 भी बताऊंगा, 5 भी बताऊंगा, 7 भी बताऊंगा। आप ध्यान से समझ लो बस एक बार। यदि आपको AP में 3 टर्म्स अज्यूम करने हैं कि कोई भी 3 टर्म्स AP में है, तो वो 3 टर्म्स मैं कौन से सिलेक्ट करूँ, कौन से सिलेक्ट करूँ? तो उसका तरीका देखो, ध्यान से समझना। कभी भी बेटा याद रखिएगा, यदि ऑड नंबर में सिलेक्शन करना हो, ऑड नंबर्स में, मतलब जैसे हम 3 टर्म सिलेक्ट कर रहे हैं, कभी 5 करना पड़ेगा, कभी 7 करना पड़ेगा, कभी 9 करना पड़ेगा। तो यदि आप ऑड नंबर में नंबर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं ना, ऑड नंबर्स में, तो उसका तरीका हमेशा याद रखिए, हमेशा सबसे पहले ना फर्स्ट टर्म आप क्या सिलेक्ट करो, A, मतलब सेंटर में क्या ले लो, A। फर्स्ट नहीं बोल रहा हूँ, ये सेंटर वाला टर्म कौन है, A। अच्छा बता, A में यदि मैं कॉमन डिफरेंस को ऐड करूंगा तो नेक्स्ट वाला मिलेगा ना, तो मैंने बोला सर नेक्स्ट वाला नंबर कौन सा हो जाएगा, A+D। तो A से पहले वाला नंबर कौन हो जाएगा, A-D। समझे मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? A को आप सेंटर में लिखिए, A को फर्स्ट टर्म मत बोलिए, A को सेंटर में लिखा, फिर हमने कॉमन डिफरेंस ऐड किया तो नेक्स्ट वाला, और कॉमन डिफरेंस को माइनस किया तो इससे पहले वाला। तो इस तरीके से यदि मैं निकालने के लिए जाऊंगा इस तरीके से, तो मुझे 3 टर्म्स मिल गए। अब देखो इससे फ़ायदा क्या होगा, ध्यान से समझना। यदि कभी तुम्हारे पास प्रॉब्लम में आया और उसने बोला कि सम ऑफ 3 टर्म्स इन AP इज़ 100, तो मैंने बोला इन तीनों टर्म्स का सम यदि आपको 100 करना है, इन तीनों टर्म्स का सम आपको 100 करना है, तो ज़रा ऐड करके देखो। एक बार A-D करोगे प्लस A+D इक्वल टू 100 यदि बोलता हूँ, तो D और D कैंसिल हो गए ना बेटा, तो 3A इक्वल टू 100, तो A की वैल्यू डायरेक्ट निकल के आ गई ना 100/3। A की वैल्यू मेरे पास डायरेक्ट निकल के आ गई 100/3, तो इजी हो गया ना हमारे लिए। समझे मेरी बात? तो ये हमारा अप्रोच होता है कि मतलब ये टर्म सिलेक्शन से यदि करेंगे तो इजी पड़ेगा। अच्छा, मल्टीप्लाई भी करोगे तो आसान है कि A² - D² हो जाएगा इंटू A। अब A की वैल्यू तुम्हारे पास है, सिंपल सा D आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये हमारे कैलकुलेशंस को ईजी बना देता है। समझे? तो कभी भी बेटा 3 टर्म्स का सिलेक्शन करना हो ना, 3 टर्म्स का, मैं अभी 3 भी लिखता हूँ, 5 भी लिखता हूँ, 7 भी लिखता हूँ, उसके बाद आपसे पूछूंगा कि आपको समझ आया कि नहीं आया। अभी देखो, जैसे मैंने 3 लिया, मैंने बोला ऑड टर्म्स में सिलेक्ट करना है, तो सबसे पहले सेंटर वाला टर्म मानो। तो सेंटर वाला टर्म A माना, उससे पहले वाला उसमें से कॉमन डिफरेंस को माइनस किया, उसके बाद वाला उसमें प्लस किया। अब देखो, यदि मान लीजिए इसमें से मुझे बोला होता वो कितने 5 टर्म्स, ठीक। अब देखो, यदि आपको 5 टर्म सिलेक्ट करना है तो हम क्या बोलेंगे, सुनो सही, यदि मुझे 5 टर्म सिलेक्ट करने हैं तो मैं कैसे मानूंगा? देखो, मैंने फिर से बोला, यदि तुम ऑड में नंबर्स मान रहे हो, यहाँ पे 3 ले रहे थे, यहाँ पे 5 ले रहे हैं, चलो सेंटर में सबसे पहले A को ही लेना है। सेंटर में क्या लिया? A। सेंटर में हमने A लिया।
अब ए में यदि मैं कॉमन डिफरेंस को ऐड करूंगा तो नेक्स्ट वाला मिलेगा, तो मैंने इसमें ऐड किया ए प्लस डी, चलेगा बेटा, कॉमन डिफरेंस को ऐड किया। तो इससे पहले वाला क्या आएगा, उसमें ए माइनस डी करना, क्योंकि कॉमन डिफरेंस माइनस करेंगे तब मिलेगा ए माइनस डी। तो देखो 3 टर्म्स हो गए, ए प्लस डी, ए माइनस डी। अच्छा अभी 2 और चाहिए, तो ए प्लस डी में एक और डी यदि ऐड कर दे कॉमन डिफरेंस तो कितना आएगा बेटा, ए प्लस 2d। तो a प्लस 2d इधर है, तो अच्छा इसमें से एक और d माइनस कर दूँ तो इससे पहले वाला a माइनस 2d आ जाएगा, समझ में। तो ये मेरे 5 टर्म सिलेक्शंस हो गए। तो 5 टर्म्स का सिलेक्शन है, तो फिर से मैंने वही किया, a लिखा, कॉमन डिफरेंस को ऐड इधर किया तो इधर सब्ट्रैक्ट कर लिया, फिर से एक और d ऐड किया तो इधर भी माइनस कर दिया। तो इस तरीके से 5 आ गए। अब जरा सोचो यदि इसको भी तुम सारे सबका सम निकालोगे, सबका, अब जरा सबका सम निकाल करके देखो, सारे d कैंसिल हो जाएंगे, 5a आ जाएगा, और 5a इक्वल टू समथिंग नंबर होगा, सॉल्व करोगे a मिलेगा, अगले वाले में कंडीशन में डालोगे डी निकल आएगा। इसी तरीके से मान लीजिए 7 टर्म्स मुझे निकालने होते, 7 टर्म्स लास्ट, ठीक, फिर अपन इवन वाला देखते हैं। 7 टर्म्स लेना है तो भी मैं बोलूँगा सर सेंटर में ए ही लेना, ए है तो नेक्स्ट वाला नंबर हो जाएगा ए प्लस डी, तो इससे पहले वाला हो जाएगा ए माइनस डी। फिर अगला वाला आएगा ए प्लस 2d, इसमें डी ऐड किया तो फिर इसमें से ए माइनस 2d, और लास्ट इसके बाद में अगला नंबर आएगा ए प्लस 3d, तो इधर से माइनस करेंगे तो ए माइनस 3d। तो ये 7 टर्म्स का सिलेक्शन हो गया। अब इन सारे 7 टर्म का सारे टर्म्स का सिलेक्शन आप करो, अब इनको भी ऐड करोगे तो आपको वो सारी चीज़ें आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो ये सबसे अच्छा सिलेक्शन होता है कि कभी भी वो बोले ना कि 3 टर्म्स है, 5 टर्म्स है, 7 टर्म्स है, ऐसे मानने हैं। और यदि कंडीशंस दे करके रखा है प्रॉब्लम में तो जरा सोचना एक बार कि क्या सर ऐसा मानेंगे तो ईजी पड़ेगा। यदि ईजी पड़ता है तो इसीलिए आप इसको लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। तो पहले तो मुझे बताओ क्या ये 3 ऑड नंबर में जब हम सिलेक्शंस करते हैं वो फंडा समझ में आया। अच्छा सुनो, एक और चीज़ बेटा, इन सब में, इन सारे केसेस में आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपने कॉमन डिफरेंस कितना लेकर के रखा है, कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा, तो ये कॉमन डिफरेंस आपका है डी का। मतलब जब भी आप ऑड नंबर में सिलेक्शंस करने जाएंगे, ऑड नंबर में, तो कॉमन डिफरेंस डी का ही रखना कि ए है तो अगला वाला ए प्लस डी, फिर अगला वाला ए प्लस 2d, फिर अगला वाला ए प्लस 3d, ऐसे। तो इस तरीके से आपको बढ़ना है। तो ऑड नंबर में जाना है तो डी का कॉमन डिफरेंस लेकर के। मुझे बताओ क्या ये फंडा क्लियर हुआ? तो मैं बताता हूँ कि अब इवन में क्या होगा। चलिए अब अगला देखते हैं। अब यदि मान लीजिए ये हमने 3 टर्म्स लिया, 5 टर्म्स लिया, 7 टर्म्स लिया। अब आ जाओ, यदि मान लीजिए कभी उसने मुझे बोला सर 4 टर्म्स आपको सिलेक्ट करने हैं, 4 टर्म्स। अब बेटा 4 टर्म्स का सिलेक्शन हम लोग कैसे करें, तो ध्यान से देखना। अभी ऑड में हमारे लिए फ़ायदा होता था कि सर सेंटर में ए ले लो तो उसके इधर भी उतने ही टर्म्स आते थे जितने इधर हैं। बट बेटा यदि मान लो 4 टर्म का सिलेक्शन करना है तो सेंटर किसी को बोल ही नहीं सकते, क्योंकि 2 इधर 2 इधर, बीच में कोई है ही नहीं पांचवा, समझे? तो मैं क्या बोलता हूँ, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझना। अब कैसे लेते हैं सिलेक्शंस। अब बेटा जब भी आप इवन नंबर्स में सिलेक्ट करने जाओगे ना तो ए से स्टार्ट मत करिएगा, ए से स्टार्ट नहीं करना है हमको। कहाँ से करना है बेटा? ए प्लस डी से, ए प्लस डी। हमने पहला वाला नंबर क्या सिलेक्ट किया यहाँ पे, ए प्लस डी। अभी पहला नहीं बोल रहा हूँ मैं, सिंपल आप सोचो ए प्लस डी लिया, तो यदि मैंने एक ए प्लस डी लिया तो इधर साइड में लूँगा ए माइनस डी, समझे मेरी बात? तो मैंने वो बीच में से वो ए को हटा ही दिया, मैंने बोला ए प्लस डी, ए माइनस डी। अब एक सेकेंड के लिए सोचो, एक सेकेंड के लिए, इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है, ध्यान देना। अब इनके बीच का कॉमन डिफरेंस डी नहीं है। क्यों नहीं है देखना, आप सेकेंड वाले में क्या बोलोगे, ए प्लस डी, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आएगा ना, ए प्लस डी माइनस ए माइनस डी। जरा सॉल्व करो तो ए प्लस डी माइनस ए और माइनस माइनस प्लस डी, तो ए और ए कैंसिल हो गया, तो डी प्लस डी कितना हो गया, 2d, है ना? तो यहाँ पर, हाँ यहाँ पर 2d का कॉमन डिफरेंस आ गया। तो ध्यान रखिएगा बेटा, जब भी आप इवन नंबर में टर्म सिलेक्ट करने जाते हो तो वहाँ पे आपको 2d का कॉमन डिफरेंस लेके चलना है, 2d का। अब 2d का कॉमन डिफरेंस ले लिया तो भाई हो गया ना, ठीक है। चलो देखो, अब देखो अगला वाला नंबर क्या आएगा, a प्लस डी है तो इसमें 2d ऐड करना पड़ेगा, तो a प्लस 3d। तो a प्लस 3d आया तो इधर साइड इसमें से 2d माइनस कर देंगे, तो a माइनस 3d। तो देखो अभी भी सिलेक्शन मेरा बहुत अच्छा है कि यदि मैं इन सबको ऐड करता हूं तो देखो 3d से 3d कैंसिल हो जाएगा, d से d कैंसिल हो जाएगा, मतलब इक्वेशंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। तो कभी भी ध्यान रखिएगा जब इवन नंबर्स में है ना तो a प्लस डी से स्टार्ट करना है और 2d का कॉमन डिफरेंस बना के रखना है। तो देखो जैसे 4 टर्म्स था, अब मान लीजिए यदि उसने मुझे बोला होता है 6 टर्म्स निकालो सर, तो मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ वहीं से। मैंने बोला a प्लस डी लिया, इधर a माइनस डी, 2 टर्म ये हो गए। फिर इधर a प्लस 3d 2d ऐड किया तो इधर से a माइनस 3d। फिर इधर मैं बोलूँगा कि इसमें 2d ऐड करेंगे तो a प्लस 5d, तो इधर माइनस करेंगे तो a माइनस 5d।
तो इस तरीके से जा करके आपको नंबर्स का सिलेक्शन करना है, ठीक। अच्छा, यदि मान लीजिए लास्ट 8 टर्म्स बोल दूं तो मैं आपको सिर्फ है ना फंडे बता रहा हूँ, इतने माने नहीं जाते। आपको जो प्रॉब्लम आता है 3-4 तक में आता है, बस उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। लेकिन आपको बता दिया मैंने कि सब में कुछ भी बोले तो मान लो 8 टर्म्स हैं, तो आप फिर से a+d से स्टार्ट करोगे, तो इधर a+d तो a-d, इधर a+3d तो इधर a-3d, इधर a+5d तो इधर a-5d, और इधर फिर 2d को ऐड करोगे तो a+7d तो इधर आ जाएगा a-7d। हो गया, ये सब मिलकर के AP बना लिए। तो इस तरीके से जाकर के आप बना लीजिए, आपका काम हो जाएगा। बोलो भाई, अब क्या फाइनली फंडा समझ में आ गया सबको कि इवन नंबर्स में मान लेना है या ऑड नंबर में लेना है, तो कैसे लेना है। यदि हो गया तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ जाए हम लोग। जल्दी बताओ, ठीक है। देखें, अब देखिएगा ध्यान से। अब एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब वो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं लिख रहा हूँ ना, वो चीज़ हमने अभी पढ़ी नहीं है, लेकिन आप अभी समझ के रखिए, क्योंकि मैं आपको समझा दे रहा हूँ लगे हाथ। फिर अपन है ना अभी जस्ट उसके बाद उसी फॉर्मूले पे जाएंगे और उसको निकाल के लेके आएंगे, और अब जरा प्रॉब्लम्स को बढ़ाएंगे आगे। देखो ध्यान से क्या बोल रहा हूँ। मैंने बोला, ध्यान देना, इफ सम ऑफ n टर्म्स of any sequence is in the form of quadratic expression, ठीक। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैसे लिख रहा हूँ, ASN इक्वल टू मान लीजिए AN² प्लस BN प्लस C आ जाए। ध्यान से समझिएगा, फिर मैं आपको मीनिंग समझाता हूँ क्या मैंने क्या लिखा। इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एनी सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस दिया हुआ है, उसने बोला कि उसके n टर्म्स का सम, n टर्म्स का सम, तो किसी भी सीक्वेंस के n टर्म्स का सम, n टर्म्स का सम यदि मान लीजिए वो मुझे बोलता है कि किसी भी सीक्वेंस के n टर्म्स का सम Sn इक्वल टू AN² प्लस BN प्लस C से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो देखो उसका जो सम है, क्या वो n की टर्म्स में एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो यदि वो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट हो रहा है, देखो बेटा यहाँ सम की बात कर रहा हूँ। हमने जो लास्ट लेक्चर में एक प्रॉपर्टी देखी थी, वहाँ पे मैंने टर्म्स की बात करी थी कि यदि उसका nth टर्म लीनियर एक्सप्रेशन हो तो वो AP होता था सीक्वेंस। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि यदि किसी सीक्वेंस का सम ऑफ n टर्म्स क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो, देन सीक्वेंस इज AP। चलेगा कि वो जो सीक्वेंस होगा ना, वो जो भी सीक्वेंस है बेटा, वो क्या हो जाएगा हमारे लिए AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो बस इतना सा फंडा है कि यदि कभी बोल देना कि जैसे सोचो, आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगे बेटा कि किसी ने बोला कि कोई एक क्वाड्रेटिक किसी सीक्वेंस के n टर्म्स का सम Sn इक्वल टू 3n² प्लस 5n प्लस 6 है, तो बताओ कि वो सीक्वेंस AP होगा कि नहीं होगा। तो मैं बोलूँगा होगा। यदि उसका सम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट होता है तो हम बोलते हैं कि वो चीज़ AP होती है। अच्छा देखो, अभी हमने क्योंकि सम फॉर्मूला देखा नहीं है ना, सम का अभी सीखा नहीं है, इसलिए मैं अभी इसमें ज़्यादा नहीं जा रहा। मैं सिर्फ आपको प्रॉपर्टी बता करके रोक रहा हूँ, क्योंकि हम इसके फॉर्मूले पे चलेंगे, फिर प्रॉब्लम्स करेंगे इस पर, तब आपको इस प्रॉपर्टी को फिर डिस्कस कर लूँगा वहाँ पर। तो मुझे अभी बताओ कि अभी तुम्हें सिर्फ इतना सा प्रॉब्लम समझ में आया कि ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी को आप देख सकते हो। हाँ, बोलो भाई, समझ में आ गया? अच्छा चलो ठीक। हाँ, अब ध्यान देना, कभी भी हमने क्या बोला था कि कभी भी किसी भी n टर्म्स के सीक्वेंस का सम यदि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट होता है तो वो सीक्वेंस AP है। अगली एक प्रॉपर्टी बता रहा हूँ कि कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP कैन बी, किसी भी AP का कॉमन डिफरेंस क्या क्या हो सकता है, मतलब कैसी वैल्यूज़ होंगी। क्या कॉमन डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, क्या हमेशा नेगेटिव होगा, क्या वो ज़ीरो हो सकता है, मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती है बेटा कि वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो आंसर याद रखिए, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP कैन बी ज़ीरो भी हो सकता है, और पॉजिटिव भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है।
मतलब ये सब भी AP ही है। मतलब जैसे यदि मान लीजिए मैंने लिखा कि पहला नंबर 5 है, दूसरा 5, तीसरा 5, चौथा 5, पांचवा 5, छठवां 5, छठवां, ऐसा यदि मैं इसको लिखता हूँ तो इसको भी मैं AP बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस कितना है? 0, कि 5 + 0, 5 + 0, 5 + 0, 5 + 0, 5 + 0, 5 + 0। तो मैं 0 को ऐड करके यदि बना रहा हूँ तो भी वो एक AP होगा। मतलब हम बोलते हैं कि कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी बेटा यहाँ से निकालने के लिए, ठीक है। और एक लास्ट प्रॉपर्टी जो आपको यूज़ में आएगी, तो ध्यान से समझिएगा। वो क्या है? देखो ध्यान से समझना। वो मैं बोल रहा हूँ कभी भी ध्यान से समझना, ध्यान से। मैं यदि बोलने जाऊँ कि इफ़ A1, A2, AN आर इन AP, देन ध्यान देना क्या लिख रहा हूँ। AR = AR-K प्लस AR+K अपॉन में 2 होता है। अब तुमको ये वाली प्रॉपर्टी समझ में नहीं आई, मेरे को मालूम है। अब ध्यान से समझो, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। A1, A2, A3 अप टू AN, यदि मान लीजिए कोई भी टर्म आपको निकालना है, कोई भी टर्म, तो जैसे मान लो मैंने बोला, सपोज करना बेटा, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लीजिए ये 10 टर्म्स है। मेरा फोकस आ रहा है कि यार मैं 4th टर्म की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। किसकी? 4th टर्म। ध्यान से समझ लें। तो मैंने सोचा कि A4 की वैल्यू निकालना मेरा टारगेट है। अब मैंने क्या सोचा, देखो 4th टर्म है, लेकिन मान लीजिए तुम्हारे पास 2nd टर्म पता है या कोई दूसरा टर्म पता है, तो मैंने ऐसा सोचा, मान लीजिए मैं, ध्यान से समझना, ये 4th टर्म है ना, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, क्या? A4 - 2। ध्यान देना, मैंने इस 4th टर्म में से 2 को माइनस कर दिया, तो अगली बार उसी 4th में से मैंने 2 को ऐड भी कर दिया। समझे मेरी बात? कि 4 में से 2 माइनस कर दो, 4 में से 2 प्लस कर दो और इन दोनों का एवरेज निकाल दो, तो आपको वही आंसर मिलेगा जो A4 होगा। जैसे देखो, इन दोनों को यदि ऐड करें तो क्या निकलेगा? ये A2 + A6/2। अब बेटा A2 मतलब कौन सा टर्म? 2nd टर्म, तो उसकी वैल्यू 2 है। A6 मतलब 6th टर्म, उसकी वैल्यू 6 है। बाय 2 करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? 4। तो आपको A4 क्या निकल के आया? 4। A4 क्या निकला? 4। तो हमने क्या बोला कि A4 की वैल्यू 4 आ रही है भैया यहाँ से। तो ये हमारा फंडा था। हमने ऐसा बोला, देख बेटा, कई बार ऐसा क्या होता है कि हमने बोला जो भी टर्म निकालना है उससे सेम डिस्टेंस पे यदि आगे का टर्म पता हो, उसी से सेम डिस्टेंस पे यदि पीछे का टर्म पता हो, तो उन दोनों टर्म का एवरेज निकाल दो, तो आपको वो टर्म मिल जाएगा। समझे मेरी बात? तो कई बार क्या होता है कि अपन को 7th टर्म निकालना है, बट 7th नहीं मालूम है। 7 - 4 करेंगे तो A3 वाला टर्म पता है, और 7 + 4 करेंगे तो A11 पता है। मतलब A3 और A11 यदि पता है और मुझे A7 निकालना है, तो मैं क्या करूँगा? इन दोनों का एवरेज निकाल दूंगा, तो मुझे वो टर्म मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला काम आता है। ध्यान रखिएगा कि कई बार हमें डायरेक्ट वैल्यूज़ ना पता हो, इनडायरेक्ट तरीके से हो, तो हम वहाँ पर भी जा करके इसको लगा सकते हैं। रिपीट करना है फिर से। देखो बेटा, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ध्यान से समझो। मान लीजिए कोई भी एक AP है, बहुत बड़ी सी, इतनी बड़ी, समझे? अब सुनो, यदि मान लीजिए मैंने बोला इतनी बड़ी AP है, ठीक, ये सेंटर वाला बंदा है, मेरा थोबड़ा दिख रहा है आपको? मेरी वैल्यू निकालनी है, ये मेरे नाक की, ठीक है, सेंटर में, यहाँ पे जो भी चीज़ है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है। चलो भाई, अब तुमको ये वैल्यू नहीं पता है, लेकिन मैं ऐसे यदि खड़ा हूँ ना, तो मैंने बोला कि मेरे से सेम डिस्टेंस पे इधर साइड देखो, ये ब्लैक वाला बाउंड्री, तुमको यदि इस चीज़ की वैल्यू पता है, और इसी तरीके से उतनी ही डिस्टेंस पे राइट साइड में इधर भी एक बाउंड्री है, उसकी भी वैल्यू पता है, दोनों की वैल्यू पता है। अब इन दोनों की वैल्यू पता है, सेंटर वाले की निकालनी है, तो मैं बोलूँगा इसकी और इसके दोनों का एवरेज निकाल लो। तो दिस प्लस दिस बाय 2 करेंगे, तो इन दोनों नंबर को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना, तो आपको सेंटर वाला मिल जाएगा। मतलब आपको जो नंबर निकालना है ना बेटा, जो नंबर निकालना है उससे इक्वल डिस्टेंस पे यदि आपको राइट साइड का नंबर पता है और लेफ्ट साइड का नंबर पता है, तो दोनों का एवरेज निकाल दिए, आपको वो नंबर मिल जाएगा। अब बताओ, अभी क्लियर हुआ? बाद में जब मैं प्रॉब्लम्स पे अप्लाई करूँगा तब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, बेहतर आएंगी, लेकिन अभी भी समझ के रखिए, ऐसा नहीं है कि मतलब कि अभी नहीं समझना है। हाँ चलिए बेटा, अब ये हमने इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ आपको बता दी, 7 प्रॉपर्टीज़ इधर बताई, कल 1-2 प्रॉपर्टी बताई थी, 8-9 प्रॉपर्टीज़ जो भी हैं सबको याद रखो, क्योंकि आपको प्रॉब्लम्स करने में हेल्प मिलेगा। ठीक है, चलो अब अपन आज का टॉपिक एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। फॉर्मूला निकाल के दे रहा हूँ, आज मैं प्रॉब्लम्स करवाने के मूड में नहीं हूँ। ठीक है, एक फॉर्मूला और निकाल के दे रहा हूँ, उसके बाद मैं रोक दूंगा आज की क्लास। अपन सम ऑफ n टर्म्स का AP, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP का सम का फॉर्मूला निकालते हैं।
कि वो फॉर्मूला कैसे आता है। देखो बेटा, मैं आपको पहले समझा रहा हूँ कि उसको लाते कैसे हैं, उसका अप्रोच ज़रूर समझिएगा, इसलिए क्योंकि हमें स्पेशल सीरीज़ भी मिलेगा और वहाँ पे हम उसी तरीके से जाएंगे जैसे हम अभी सॉल्व करेंगे मतलब उस फंडे को यूज़ करेंगे उस तरीके से। तो अप्रोच समझ के रखिए, लेकिन एट द लास्ट हमें लगेगा फॉर्मूला ही काम में। तो जो फॉर्मूला है जो आपने 10th क्लास में भी रटा था वही फॉर्मूला मैं निकाल करके दे रहा हूँ, लेकिन आप उसका अप्रोच समझो, क्योंकि अब हमारे पास स्पेशल सीरीज़ के क्वेश्चंस भी होंगे जहाँ पर वही सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे। तो थोड़ा ध्यान से समझ लेना, ठीक है। बाद में प्रॉब्लम करते समय तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगवाऊंगा, ठीक है। लेकिन देखो ध्यान से समझो, पहले आपको पता भी हो जाएगा ना कि वो फॉर्मूला आता कैसे था। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं बेटा, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, ठीक। फिर उसके बाद में फिर अपन एपी पे सारे प्रॉब्लम्स देखेंगे। देखिएगा, ध्यान दीजिए, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। चलिए बेटा, एक एपी दी हुई है एन टर्म्स की, ध्यान से समझिएगा फॉर्मूला कैसा आता है। एन टर्म्स का एपी है, उसका सम फाइंड करना है, एन टर्म्स के एपी का सम फाइंड करना है। तो बेटा मैंने बोला फर्स्ट टर्म क्या है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन आ जाएगा बेटा, है ना। ध्यान देना एक बार, मैंने बोला मान लीजिए फर्स्ट टर्म हमारे लिए क्या है, ए, एपी है तो उसका फर्स्ट टर्म ए है। आपको सम निकालना है, सम का मतलब जानते हैं ऐड करना। तो फर्स्ट टर्म ये है, उसको प्लस किया सेकेंड टर्म के साथ। एपी का सेकेंड टर्म कौन सा होता है बेटा, ए प्लस डी, है ना। तो मैंने लिखा a प्लस डी, तो फर्स्ट टर्म में मैंने सेकेंड वाले को ऐड किया, तो a प्लस डी। फिर इसी में दूसरे नेक्स्ट वाले को नंबर ऐड करो, a प्लस 2d, a प्लस 3d। इसी तरीके से चलेगा बेटा ये पूरा, है ना। और इसी तरीके से जाते जाते जरा सोचो एक बार, ध्यान देना सर, इसका लास्ट वाला टर्म जो भी निकलेगा, लास्ट वाला टर्म जरा सोचना एक बार। तो मैं लिखता हूँ a प्लस n माइनस 1d। क्यों लिखा मैंने ऐसा, ध्यान से समझना, क्योंकि मैं n टर्म्स का एपी बोल रहा हूँ, n टर्म्स का एपी। तो उसका nth टर्म क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d, राइट। a प्लस n माइनस 1d यही होगा ना। तो सुनो, अब ये एपी आ गया। मुझे एक चीज़ बताओगे, ध्यान देना, इन सारे सम को, फर्स्ट टर्म को सेकेंड में ऐड किया, सेकेंड को थर्ड में, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ऐसे करते करते सबको ऐड किया। इस पूरे को मैं एस एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एस एन। एस मतलब सम, एन सब्सक्रिप्ट इसके लिए कि मैं एन टर्म्स का एपी ऐड कर रहा हूँ। चलो एक चीज़ सोचो यार, इसके पहले वाला टर्म कौन सा रहा होगा, सोचना अभी जरा सोचो। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर d कितना था, 0। अगली बार में 1d हो गया, मतलब d 0 था, 0 में 1 ऐड किया तो 1d आया, फिर d ऐड किया तो 2d आया, फिर d ऐड किया तो 3d आया। मतलब एक एक d ऐड करते चल रहे हो ना तुम, ध्यान से सोचना बेटा, अगले वाले टर्म तक जाने के लिए एक एक d ऐड करते चल रहे हो। अच्छा वहीं पे जरा सोचो, उल्टा आए, यदि हम रिवर्स में आए, यदि ये a प्लस 3d है तो उससे पहले वाला नंबर कैसे मिलेगा। यदि मैं 3 में से 1 को माइनस कर दूँ तो 3 माइनस 1 करेंगे तो 3 माइनस 1 पे 2d मिलेगा। फिर एक और 1 माइनस कर दें तो 2 माइनस 1 पे 1d मिलेगा। फिर एक और 1 माइनस कर दें तो 0d मिलेगा, है ना। तो जरा सोचो, यदि ये n माइनस 1 है तो इससे पहले वाला कैसे मिलेगा, कि जब आप इस n माइनस 1 में से एक और माइनस 1 करोगे तो n माइनस 1 पहले था और एक और 1 किया तो n माइनस 2 बन गया, राइट। तो इस वाले फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूँ सर a प्लस n माइनस 2d, मैंने ऐसा लिख दिया। मतलब ये सेकेंड लास्ट टर्म, ये लास्ट टर्म, ठीक, इस तरीके से लिखा। अब सुनो क्यों लिख रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिखा, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलिए। चलिए ये सारे टर्म्स को ऐड करूँगा तो मैंने Sn बोला। अच्छा देख बेटा, एक चीज़ बता, मैं यदि कभी नंबर को ऐड करने जाऊँ 1 + 2 + 3 और कभी मैं 3 + 2 + 1 करूँ, आंसर तो एक ही आएगा ना। क्यों, ये भी 6 है और ये भी 6 है। तो आप सीधे भी नंबर को ऐड कर सकते हैं, उल्टे भी नंबर को ऐड कर सकते हैं। तो आप ऐसे भी ऐड कर सकते थे, ऐसे भी ऐड कर सकते थे, तो दोनों ऑप्शन है मेरे पास। तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखिएगा। अब मैं उल्टे तरीके से इसको ऐड करता हूँ, रिवर्स ऑर्डर में। सबसे पहले इसको लिखता हूँ, तो इसको मैंने यहाँ पे लिखा बेटा, देखो a प्लस n माइनस 1d, ठीक। अब देखो फिर इसमें ऐड किया मैंने सेकेंड वाला टर्म, ये वाला, तो मैंने लिखा a प्लस n माइनस 2d, राइट बेटा। फिर इसी में थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे लिखते जाएंगे, ऐसे। अब मुझे बताओ सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, सबसे लास्ट में a आएगा इसके नीचे। तो इसके नीचे तुम्हारा लास्ट में a आ रहा होगा, इससे पहले यहाँ आ रहा होगा a प्लस d। अब इससे पहले जो भी है लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझे मेरी बात। देखो मैंने सिर्फ रिवर्स ऑर्डर में अरेंज कर दिया, सबसे लास्ट वाले को पहले लिखा, फिर सेकेंड लास्ट, फिर थर्ड, ऐसे कम करते लास्ट में गया इस तरीके से। अब सुनो, यदि मैं
इस तरीके से ऐड कर रहा था तो उसको एस एन बोल रहा था, तो उल्टे तरीके से ऐड करूँगा तब भी तो वो एस एन ही रहेगा ना, वो चेंज थोड़ी हो जाएगा। अरे सीधे ऐड करूँ या रिवर्स में ऐड करूँ, वैल्यू थोड़ी चेंज होने वाली है, वैल्यू तो वही रहने वाली है। तो मैंने बोला उस दोनों तरीके में मेरा आंसर तो सेम ही आएगा ना। तो मैंने बोला इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए और दोनों को मैंने एस एन बोल दिया, दोनों को ही मैंने एस एन बोल दिया। ठीक है, पहले तो मुझे बताओ क्या इतना क्लियर हुआ? तो बस अब अपना कैलकुलेशन हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखिए, ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। अब देखो, अब अपन को निकालना था एस एन की वैल्यू। अपन इतना सारा बड़ा फॉर्मूला नहीं लिखना चाहते, हमने क्या क्या सिंपल सा देखिएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों सीक्वेंस को ऐड कीजिए, इक्वेशन 1 और 2 को। बेटा यहाँ से ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा, एस एन प्लस एस एन, दोनों को ऐड किया। अब इधर साइड ऐड करना, ध्यान देना मैं लिख रहा हूँ, पहले वाले टर्म्स को ऐड किया, इस पहले वाले में पहले वाले, इसका पहला टर्म क्या है ए प्लस उसमें इसका पहला टर्म, तो ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये ऐड हो गया। चलो पहला वाला टर्म ऐड हुआ। अब दूसरे वाले टर्म को ऐड करो, इसका दूसरा टर्म क्या था, ए प्लस डी, तो उसको लिख दिया मैंने ए प्लस डी। उसमें इसका दूसरा टर्म ऐड किया तो ये क्या निकलेगा सर, ए प्लस एन माइनस 2 डी। चलो यहाँ भी आया। अगला देखो, इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते मैं सिर्फ लास्ट वाले टर्म को ऐड करता हूँ। यहाँ पे लास्ट वाले टर्म को लिखेंगे तो इसका लास्ट टर्म क्या था, ए प्लस एन माइनस 1 डी, और उसमें इस वाले ए को ऐड किया। ठीक, अब देखो ध्यान देना, आंसर आ गया क्या, ये मिलके बन गया 2SN 2 टाइम्स। बेटा a प्लस ए क्या होगा, तो आपको लगेगा 2a प्लस एन माइनस 1 डी। चलो यहाँ पे भी a प्लस ए क्या होगा सर, 2a प्लस, इन दोनों में देखो, इन दोनों में से d कॉमन ले लेना तो n माइनस 2 प्लस 1, तो n माइनस 1 ही बनेगा, तो ये बनेगा n माइनस 1 डी। इसी तरीके से लास्ट वाला देखो, a प्लस ए मिलके भी क्या बनेगा, 2a प्लस एन माइनस 1 डी। अब एक खास बात देखो, क्या ये भी 2a प्लस एन माइनस 1 डी, 2a प्लस एन माइनस 1 डी, 2a प्लस एन माइनस 1 डी, मतलब हर टर्म आपस में ऐड होकर के एक ही चीज़ दे रहा है। ये जो दिया वही इसने दिया, वही इसने दिया, और वही बीच वाले भी देंगे सब। तो हम सिंपली ऐड करने जा रहे हैं। बताओ टोटल कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स। अरे पहला ऐड हुआ, दूसरा ऐड हुआ, तीसरा ऐड हुआ, और n वाला ऐड हुआ, तो n टर्म्स बने। तो देखो मैं सिंपल सा ऐसा बोलता हूँ याद करने के लिए, मतलब समझने के लिए, जिसको दिक्कत आती है, अदरवाइज तो बहुत सिंपल सी चीज़ लिखी हुई है, ध्यान से देना, ध्यान देना। अदरवाइज बहुत सिंपल सी चीज़ लिखी हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार सिंपल तरीके से बता देता हूँ। देखो ध्यान से, आप ऐसा मानो जो चीज़ ये है वही ये है, वही ये है, इसको x बोल दो, ये x है, ये भी x है, ये भी x है। अब x प्लस x, 2x को ऐड करोगे तो 2x बनेगा, एक और x को ऐड करोगे तो 3x, एक और x को x करोगे तो 4x, और ऐसे x कितने ऐड करने हैं, n तक। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स n टाइम यदि ऐड करेंगे तो वो nx बनता है ना, nx। तो मैंने बोला सबको ऐड करेंगे तो वो nx बनेगा, और ये 2SN हो गया, और x मतलब क्या, ये पूरा एक्सप्रेशन, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया 2a प्लस एन माइनस 1 डी। आया समझ। और अगली बार में अब इस 2 से डिवाइड कर दो, इस 2 से जैसे ही डिवाइड करोगे तो SN की वैल्यू क्या आएगी, इसको डिवाइड किया तो ये n/2, और यहाँ से फॉर्मूला निकला 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ये सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP का फॉर्मूला निकल का है, जो आपने पहले भी पढ़ के रखा है। मुझे बताओ क्या सबको ये फॉर्मूला क्लियर हुआ? अब मैं सिर्फ फॉर्मूले को ही एक बार फोकस करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, और बस करेंगे हम आज। चलिए अब आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया। अब मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला लिखता हूँ और आपको बताता हूँ कि अपन को फॉर्मूले कौन कौन से याद रखने, किस तरीके से याद रखने। ध्यान से देखिएगा कि कभी भी n टर्म्स का AP है, n टर्म्स का, तो इसके सम का फॉर्मूला निकल के आया बेटा n/2 2a प्लस एन माइनस 1 डी, राइट। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये आपका फॉर्मूला बना, ये फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक। एक फॉर्मूला तो ये आपको यूज़ करना है। अच्छा, ये फॉर्मूला कब यूज़ करना है बेटा, जब प्रॉब्लम में आपको n पता है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस वगैरह पता हो। या तो देखो, या तो कॉमन डिफरेंस पता हो, या फिर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म लिखा हो, तो मैं उससे कॉमन डिफरेंस निकाल सकता हूँ। तो जब भी आपको ये सब चीज़ें पता होंगी तब ये फॉर्मूले पे जाओ। लेकिन देखो, इसी को थोड़ा सा चेंज करने जाएँ तो देखो ध्यान से, n/2 बेटा ये 2a है ना, इसको a प्लस a लिख देता है, और ये n माइनस 1 डी लिख देते हैं। अब तुमको खास बात दिखेगी कि a प्लस एन माइनस 1 डी, a प्लस एन माइनस 1 डी क्या होता है, nth टर्म, nth टर्म। तो उसके nth टर्म को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, n/2 a प्लस a n। समझ में आया, a प्लस a n।
और ये Sn का फॉर्मूला आया। तो Sn का फॉर्मूला एक ये भी बनता है n/2 a + an। और देखो ध्यान से समझना मेरी बात को, ध्यान से समझना, a + an मैंने लिख दिया है ना। याद करो बेटा, जो nth टर्म है, ध्यान से समझिएगा, यदि आप n टर्म्स का AP देख रहे हो, तो लास्ट वाला टर्म आपका nth टर्म ही होगा ना। अरे यदि मान लो 10 टर्म्स की AP देख रहे हो तो लास्ट वाला टर्म ही 10th टर्म होगा। 20 टर्म्स की देख रहे हो तो लास्ट वाला टर्म ही 20th टर्म होगा। मतलब मैं बोलता हूँ ये जो nth टर्म है वही तो मेरा लास्ट टर्म होगा ना, लास्ट टर्म। तो याद करिए आप लोग, यदि कई बार लास्ट टर्म को लिखते हैं ना, लास्ट टर्म का फॉर्मूला हम लोग लिखते थे, याद है? लास्ट टर्म को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं और L का फॉर्मूला भी वही होता है बेटा, जो nth टर्म है वही मेरा लास्ट टर्म होता है। तो इसको मैं सिंपली a + n-1d भी लिखता था। ठीक, तो आप चाहो तो इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हो, Sn = n/2 इन ब्रैकेट a + l। तो आपको बुक में जैसा भी लिखा रहे, आपको जैसा भी याद रखना है वैसा याद रखिए, ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें एक हैं। अब सुनो एक बात ध्यान से, लास्ट इस वाले फॉर्मूले को थोड़ा सा एक बार फोकस करो, याद करो। मैंने तुम्हें AP की एक प्रॉपर्टी बताई थी लास्ट वाले लेक्चर में। क्या बताई थी? मैंने बोला था कि सर इक्वी डिस्टेंट मतलब सेम डिस्टेंस पे जो टर्म्स होते हैं, है ना, उनका सम कैसे रिप्रेजेंट करते हो। तो देखो ध्यान से देखिएगा, ये a है + an है। a मतलब क्या? फर्स्ट टर्म। an मतलब लास्ट टर्म। समझे मेरी बात? फर्स्ट + लास्ट और डिवाइड बाय इंटू n/2 है। तो हम के कई बार हमारे पास क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि बेटा इक्वी डिस्टेंट टर्म्स दिए जाते हैं कि मतलब यहाँ से सेम डिस्टेंस पे इधर, सेम डिस्टेंस पे इधर। तो वहाँ पर हम लास्ट वाली कल वाले दिन की जो प्रॉपर्टी थी उसको यूज़ करके हम कुछ प्रॉब्लम्स को करते हैं। ठीक है, तो जब हम करेंगे तभी अप्लाई करेंगे, अभी मैं बोल करके कंफ्यूज नहीं कर रहा आपको। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखिएगा, a1 + an मतलब ये फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म + लास्ट टर्म इंटू n/2 करते हैं, तब अपने को आंसर मिलता है। जो भी कॉन्सेप्ट मैंने अभी बोला, मुझे मालूम है मेरी लास्ट वाली चीज़ तुम लोग को समझ में नहीं आई है, तो कंफ्यूज मत हो, उसको समझने की कोशिश भी मत करो। ठीक है, छोड़ दो, अभी मैंने बोल दिया, मेरी गलती हो गई। ठीक, अपन जस्ट प्रॉब्लम में अप्लाई करेंगे तब जा करके उसको अच्छे से समझेंगे, क्योंकि मुझे समझ में आ गया अभी बोलते बोलते कि जब मैं तुम्हें समझाने जाऊँगा ना, यदि अभी समझाने गया तो मैं शायद तुम्हें कन्फ्यूज़ कर दूँगा। बेहतर है कि हम प्रॉब्लम्स के साथ सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझे में। अभी बताइए कि आपको क्लास क्लियर है, आज की क्लास?